बैंक कितनी तरह का एडवांसेस कंपनी को करता है। यह है एसबीआई। एसबीआई कितनी तरह का एडवांसेस कंपनीज को, इंडस्ट्री को करता है, हम इसमें पढ़ेंगे बैंक एडवांसेस में। एसबीआई किस तरह से हेल्प करता है। अब देखिए, इसमें हम लोग 6 कंसेप्ट करेंगे। एसबीआई बैंक एडवांस करता है कंसेप्ट 1 शॉर्ट टर्म लोन के माध्यम से। एसबीआई बैंक एडवांसेस करता है कंसेप्ट 2 ओवरड्राफ्ट। एसबीआई बैंक एडवांसेस करता है कंसेप्ट 3 क्लीन ओवरड्राफ्ट। एसबीआई बैंक एडवांसेस करता है कंसेप्ट 4 कैश क्रेडिट। एसबीआई बैंक एडवांसेस करता है कंसेप्ट 5 एडवांसेस अगेंस्ट गुड्स। एसबीआई बैंक एडवांसेस करता है कंसेप्ट 6 बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटेड। 6 तरह का हम लोग बैंक एडवांसेस सीखेंगे इस वीडियो में। अब ये 6 कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा। कंसेप्ट 1 शॉर्ट टर्म लोन्स, कंसेप्ट 2 ओवरड्राफ्ट, कंसेप्ट 3 क्लीन ओवरड्राफ्ट, कंसेप्ट 4 कैश क्रेडिट, कंसेप्ट 5 एडवांस अगेंस्ट गुड्स, कंसेप्ट 6 बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटेड। अब हम करते हैं शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है आप एक बात तो देखिएगा। ये एसबीआई है, ठीक है, ये एसबीआई है, ये टाटा मोटर है, या देखिए यहां पे टाटा मोटर है, यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब यहां पे कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो कंपनी के पास फिक्स डिपॉजिट पड़ा है, कंपनी फिक्स डिपॉजिट सिक्योरिटी में दे देगी। किसान विकास पत्र पड़ा है, वो दे सकती है। कोई भी चीज कंपनी क्या करेगी कि उसको सिक्योरिटी में दे देगी, लेकिन ध्यान रखना चूंकि ये शॉर्ट टर्म लोन है तो बिल्डिंग नहीं चलेगा, इलिक्विड एसेट नहीं चलेगा। अब मान लिया जाए कि 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट टाटा मोटर ने क्या किया, दे दिया किसको, बैंक को, ठीक है, या शेयर पड़ा हुआ है दे दिया। 50 लाख का मार्जिन रख के 15% 20% जो भी मार्जिन रख के एसबीआई ने इसको पैसा ट्रांसफर कर दिया टाटा मोटर को। इसको कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन। अब मान लिया जाए 50 लाख में से 40 लाख, मतलब सिक्योरिटी कितना रखा 50 लाख, पैसा कितना ट्रांसफर किया 40 लाख। 40 लाख रुपया लोन दे दिया एसबीआई ने किसको, टाटा मोटर को। अब बताइए इंटरेस्ट टाटा मोटर को कितना देना पड़ेगा एसबीआई को, सारे अमाउंट पे या जितना यूज हुआ है उतना, सारे अमाउंट पे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हुआ है टाटा मोटर को उतना देना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। इसमें बैंक लोन ट्रांसफर कर देती है कंपनी के नाम पे और कंपनी की इंटरेस्ट की देनदारी उसी दिन से शुरू हो जाती है। इस पैसा को बैंक ऑन डिमांड जिस दिन चाहे मांग सकती है, किससे, टाटा मोटर से। और अगर टाटा मोटर पैसा नहीं दिया तो बैंक उस सिक्योरिटी को ब्रेक करके अपना पैसा रिकवर कर सकती है। तो दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म लोन। बात समझ में आ गई। तो शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है कि क्लाइंट बैंक से अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल एसेट लेता है और पूरा पैसा उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। अब आप
नोट में देखिए और अंडरलाइन कीजिए कुछ बातों को। शॉर्ट टर्म लोन, इन अ लोन अकाउंट द एंटायर एडवांस इज डिसबर्स्ड एट वन टाइम either in cash or by transfer to the current account of the borrower। इसमें पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। अगर उसी बैंक में करंट अकाउंट है तो उसी में ट्रांसफर होगा या वो कैश दे देगा। इट इज अ सिंगल एडवांस एंड गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लाइक शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स। पूरे लाइन अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत टू द पॉइंट लिखा हुआ है। एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस नो फर्दर एडजस्टमेंट आर मेड इन दिस अकाउंट। यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट देना है डे बेसिस पे। रीपेमेंट अंडर द लोन अकाउंट मे बी द फुल अमाउंट और द बाय वे ऑफ शेड्यूल ऑफ द रीपेमेंट एग्रीड अपॉन एज इन द केस ऑफ टर्म लोन। ये रीपेमेंट जो है या तो एग्रीमेंट पे जाएगा या जो हमारी बातें हुई हैं उस पे जाएगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन समझ में आ गया, वन सिंगल एडवांस है अगेंस्ट द लिक्विड सिक्योरिटी और कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा या कैश दे दिया जाएगा, ये शॉर्ट टर्म लोन है और ये सिंगल लोन है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन समझ में आ गया, उसके लिए सिक्योरिटी क्या यूज होगी वो समझ में आ गया, और एग्जाम में अगर लिखने लायक बन गए तो आप एनी टाइम क्लास के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बोलिए। अब हम सीख रहे हैं कंसेप्ट 2, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, ओवरड्राफ्ट देखने में लगता है कि कैश क्रेडिट की तरह है, बट अंतर है। कैश क्रेडिट को भी आम जनता ओवरड्राफ्ट कहती है, बात समझ में आई आपको? लेकिन कैश क्रेडिट बिल्कुल अलग है। देखिएगा, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कैश क्रेडिट अगर आप समझना चाहते हैं तो यहीं पे समझ लीजिए, वो एमपीबीएफ है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है। वो वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है। कैश क्रेडिट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का है, वो वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट आप किसी चीज से ले सकते हैं, मतलब समझ में आया? पहले ओवरड्राफ्ट समझिए। ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दे सकती है, अगेंस्ट शेयर भी दे सकती है, अगेंस्ट सिक्योरिटीज शेयर हो सकता है, एलआईसी हो सकता है, अगेंस्ट केवीपी किसान विकास पत्र हो सकता है, अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अब आपके पास 50 लाख रुपया का किसान विकास पत्र है, 50 लाख रुपया की प्रॉपर्टी है, आप दोनों गए लेके एसबीआई के पास। आप इंडिविजुअल केस में देखिएगा, एसबीआई के पास गए। अब टाटा मोटर को हर जगह नहीं घसीट सकते 1 करोड़ के रुपया भी, राइट? आप अपना एग्जांपल ले लीजिए। आप यहां पे हैं, आप गए एसबीआई के पास, आप बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस करते हैं, आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, मतलब आपको रन करने के लिए पैसा चाहिए। एसबीआई बोलेगा ठीक है जी, ये आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, ये आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, चलो जी फिक्स डिपॉजिट हो गया, बढ़िया बात है, फिक्स डिपॉजिट है। 50 लाख वो घर की प्रॉपर्टी ले लिया, वो क्या करेगा, मार्जिन मनी रख करके से 75 लाख रुपया का आपको ओवरड्राफ्ट दे दिया। अब शॉर्ट टर्म लोन एंड ओवरड्राफ्ट पे क्या अंतर है? यहां पे ये अंतर है कि वो आप अपने बैंक में, एसबीआई अपने बैंक के, उसका आपका अकाउंट उसी बैंक में है और होना चाहिए और होगा। आपको 75 लाख का लिमिट सैंक्शन कर देगा, ओवरड्राफ्ट लिमिट। देखिएगा, ये कैश लिमिट नहीं है, ये ओवरड्राफ्ट लिमिट है कि आप 75 लाख रुपया तक आप टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा? जितने दिन तक आप यूज करते हैं उतने दिन का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा।
मतलब जितने दिन तक आप यूज करते हैं उतने दिन का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है। तो ओवरड्राफ्ट जो है वो हो सकता है अगेंस्ट शेयर, अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, राइट, अगेंस्ट प्रॉपर्टी टू। बट कैश क्रेडिट वाला जो है वो कभी भी अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं होगा। वो अगेंस्ट क्या होगा? वो अगेंस्ट होगा करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज यानी वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट में। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको समझ में आ गया कि एसबीआई सिक्योरिटी या एलआईसी या फिक्स डिपॉजिट या इवन फिक्स एसेट के रखते हुए आपके अकाउंट में लिमिट सैंक्शन कर देगा कि इतना अमाउंट तक आप जो पैसा है उसका लिमिट तक आप यूज कर सकते हो। ये है ओवरड्राफ्ट। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। अब आप क्लास नोट देखिए, अंडरलाइन कीजिए। अंडर दिस फैसिलिटीज कस्टमर्स आर अलाउड to withdraw in excess of credit balance standing in their current account। अंडरलाइन कीजिएगा, excess of credit balance standing in the current account। देखिएगा अपने एग्जांपल में 75 लाख का लिमिट सैंक्शन था आपके पास। अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया है तो आप 77 लाख रुपया का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जबकि आपके अकाउंट में सिर्फ 2 लाख क्रेडिट में खड़ा है। बट यू कैन डू अप टू 77 लाख। 75 जो सैंक्शन ओवरड्राफ्ट है एंड 2 लाख जो आपका अपना है। आगे, अ फिक्स लिमिट इज देयरफॉर गारंटेड टू द बोरोवर विदिन विच द बोरोवर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज अकाउंट। अब अपने एग्जाम्पल में बताइए कितना रुपया का फिक्स लिमिट गारंटेड है? 75 lakhs। आगे देखिए, दो ओवरड्राफ्ट आर रीपेबल ऑन द डिमांड, दे जनरली कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड बाय एनुअल रिन्यूअल ऑफ द लिमिट्स। कहने के लिए डिमांड पे है लेकिन रिन्यू होता रहता है। दिस इज कन्वीनियंट, ये अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज अ कन्वीनियंट अरेंजमेंट फॉर द बोरोवर एज ही इज इन पोजिशन टू अवेल द लिमिट सैंक्शनड अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। ये अंडरलाइन कीजिएगा, कन्वीनियंट है, अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट यूज कर सकता है। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन डेली बेसिस, यानी डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। ओवरड्राफ्ट में डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डे बाय डे पे अगर आपने 5 लाख रुपया यूज किया सिर्फ 5 दिन के लिए तो सिर्फ 5 दिन का इंटरेस्ट आपको देना है, आगे आपको नहीं देना। यहीं पे इसको डिफरेंशिएट करता है शॉर्ट टर्म लोन से। सिंस दीज अकाउंट्स आर ऑपरेटिव लाइक अ कैश क्रेडिट एंड करंट अकाउंट चेक बुक्स आर प्रोवाइडेड, क्योंकि ये अकाउंट करंट अकाउंट के फॉर्म में होता है तो चेकबुक के थ्रू चेकबुक मिलता है, उस पर ये काम होता है। ये ऑपरेट तो होता है कैश क्रेडिट की तरह, बट ये कैश क्रेडिट नहीं होता है। फिर से आपको बोल रहा हूं, कैश क्रेडिट सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। कैश क्रेडिट एमपीबीएफ है, जो एमपीबीए आप पहले पढ़ चुके हो, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, वो सिर्फ करंट एसेट के अगेंस्ट में होता है, जबकि इसमें सिक्योरिटी फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, एलआईसी हो सकता है, केवीपी हो सकता है, इवन प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में जरूर बताएं। अब हम पढ़ते हैं बैंक एडवांस का कॉन्सेप्ट 3, क्लीन ओवरड्राफ्ट। क्लीन ओवरड्राफ्ट क्या होता है देखिएगा, ये टाटा मोटर है और टाटा मोटर को एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ओवरड्राफ्ट लेनी है, से 50 लाख 60 लाख का या 60 करोड़ का। क्लीन ओवरड्राफ्ट में बिना किसी सिक्योरिटी का टाटा मोटर के गुडविल के बेसिस पे बैंक ओवरड्राफ्ट सैंक्शन कर सकती है।
लेकिन ध्यान रहे इसके ऊपर एसबीआई के सैंक्शनिंग अथॉरिटी को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटीज नहीं है। कई बार आप देखिएगा, आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, बैंक में आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 4 लाख रुपया है, आपने 4,20,000 रुपया का चेक साइन कर दिया, इशू कर दिया। बैंक मैनेजर बिना आपसे पूछे वो चेक ऑनर कर देगा, यानी कि बैंक मैनेजर ने अपने मर्जी से बिना आपसे बोले भी 20,000 रुपया का उसने ओवरड्राफ्ट कर दी, अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो। दिस इज कॉल्ड क्लीन ओवरड्राफ्ट। लेकिन क्लीन ओवरड्राफ्ट के केस में यहां पे बिना मांगे नहीं हो रहा है। टाटा मोटर ने कहा कि मैं साइन कर दूंगा, तुम चेक ऑनर कर दो। बैंक को पता है कि ये पैसा पक्का मिलेगा, बैंक उसको ऑनर कर देगा। इस तरह के ओवरड्राफ्ट को क्लीन ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। और अच्छी बात से समझिएगा, ये डिपेंड करता है कंपनी की वर्दीनेस पे कि कंपनी की ताकत कितनी है, कंपनी की इज्जत कितनी है, कंपनी की रेपुटेशन कितनी है। तो दिस इज कॉल्ड क्लीन ओवरड्राफ्ट। क्लीन ओवरड्राफ्ट में किसी भी तरह का सिक्योरिटीज नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ रेपुटेशन काम में आता है। हाँ, इसके लिए उस बैंक में उसका अकाउंट होना जरूरी है, तभी बैंक को पता होगा कि पार्टी का रेपुटेशन क्या है। दिस इज कॉल्ड क्लीन ओवरड्राफ्ट। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। अब आप नोट्स में देखिए और अंडरलाइन कीजिए। Requests for clean advances are entertained only from the parties which are financially sound and reputed for their integrity. Underline कीजिएगा, financially sound and reputed for their integrity. टाटा मोटर की रेपुटेशन और इंटेग्रिटी हेल्प करेगा टाटा मोटर को क्लीन ओवरड्राफ्ट मिलने में। The bank has to rely upon the personal security of the borrower. हो सकता है टाटा मोटर पर्सनल सिक्योरिटी बोले मैं दे दूंगा, बस कई बार साइन करने की जरूरत नहीं है, फोन पे भी हो जाता है। Do you think that Ratan Tata has go to sign the paper? No. The bank has to rely upon the personal security of the borrower. Therefore, while entertaining proposal for the clean advances, banks exercises a good deal of the restraint since they have no backing of any tangible security. Underline कीजिएगा, no backing of any tangible security. आगे लाइन करता है, if the parties are already enjoying secured advance facilities, this may be a point in favor and may be taken into account while screening such proposal. ये कहता है ऑलरेडी है, अच्छा सर्व करता है तो चलेगा। The turnover of the account, satisfactory dealing for the considerable period of and reputation in the market are some of the factors which the bank will normally see. पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। As a safeguard, banks takes guarantee from other personnel who are creditworthy before granting this facility. कई बार बैंक एक कंपल्सरी नहीं है। अब रतन टाटा क्लीन ओवरड्राफ्ट ले रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि वो जाके नारायण मूर्ति को बोलेगा कि मेरा गारंटी दे दो जी, हो तो सारा ज़्यादा बदनामी हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि गारंटर से साइन करा लेता है। गारंटर जो होता है वो सोसाइटी में रेपुटेशन एंड वर्दीनेस होना चाहिए। A clean advance is generally granted for a short period and must not be continuing for long. क्लीन एडवांस कभी भी लंबा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप पर्सनल गारंटी पे दे रहे हो, वो ऊपर चला गया तो आप भी ऊपर चले गए। तो ये था क्लीन ओवरड्राफ्ट। आपने समझा, क्लीन ओवरड्राफ्ट रेपुटेड पार्टी, रेपुटेड क्लाइंट को दिया जाता है, उसके पर्सनल गारंटी के ऊपर, ये लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, ये प्योरली रेपुटेशन पे दिया जाता है, उसके वे ऑफ पैटर्न पे दिया जाता है, उसके रेपुटेशन पे दिया जाता है।
अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप एनी टाइम क्लास के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिए। नाउ बैंक एडवांसेस का हम कर रहे हैं कंसेप्ट 4, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट आप पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि उसी का नाम कैश क्रेडिट है। कैश क्रेडिट का मतलब है कि एक कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से सीएमए यानी कि हर महीने के लिए मंथली क्रेडिट अप्रेजल कराकर वर्किंग कैपिटल बैंक से सैंक्शन कराती है। छोटे से भाव में सीखिए कि अगर एक कंपनी है टाटा मोटर को ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन साइकिल में 3 मंथ के लिए रॉ मटेरियल होल्ड करना पड़ेगा और उसका वैल्यू 2 लाख होगा। WIP 1 मंथ के लिए होल्ड करना पड़ेगा और उसका वैल्यू 4 लाख होगा। फिनिश गुड्स 2 मंथ के लिए होल्ड करना पड़ेगा और वैल्यू 4 लाख होगा। तो टोटल वर्किंग कैपिटल यानी कि टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 10 लाख हुआ। इसमें से क्रेडिटर फाइनेंस कर देगा 3 लाख, मतलब देने की ज़रूरत नहीं है। तो फंड रिक्वायर्ड कितना हुआ? 7 लाख। ये 7 लाख रुपीस टाटा मोटर बैंक से फाइनेंस करवा लेगा। इसके लिए सिक्योरिटी के तौर पे बैंक रखेगा करंट एसेट के ऊपर अपना चार्ज बोले तो राइट टू टेक बैक। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए सिर्फ एवं सिर्फ करंट एसेट ही सिक्योरिटी के तौर पे यूज होगा और इसके लिए कंपनी या तो हाइपोथिकेट कराएगी या प्लेज कराएगी। अगर ये फास्ट मूविंग गुड्स है, वॉल्यूमियस गुड्स है, तो उस केस में ये प्लेज के रूप में जा सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी जब करंट एसेट को रख के उसके ऊपर लोन लेती है उसको कैश क्रेडिट कहा जाता है। यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए जब कंपनी लोन लेती है, ओवरड्राफ्ट करती है, ये कैश क्रेडिट कहा जाता है। जितने दिन तक कंपनी इस फंड को यूज करती है उतने ही दिन के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे कैश क्रेडिट का अमाउंट बढ़ता जाता है। ये नेचुरल फ्लो में होता है। तो मुझे लगता है कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट अंडर द कैश क्रेडिट या कैश क्रेडिट अगर एग्जाम में आ गया और वर्किंग कैपिटल आपको पता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। आप कुछ मत समझे। वो कहते हैं ना, दिल में कोई और रहता है, जुबान पे कोई और आता है। बस एक काम कीजिए, दिल में रख लीजिए कैश क्रेडिट, जुबान में कर दीजिए MPBF और लिख डालिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। आपका क्लास नोट क्या कहता है? क्लास नोट देखिए। कैश क्रेडिट इज एन अरेंजमेंट अंडर विच a customer is allowed an advance up to certain limit against credit granted by bank। तो देखिएगा, certain limit against credit granted by bank। Under this arrangement, a customer need to not borrow the entire amount of advance at one time। अंडरलाइन कीजिएगा, नीड नॉट बोरो द एंटायर अमाउंट ऑफ एडवांस एट वन टाइम। ही कैन ओनली ड्रॉ टू द एक्सटेंट ऑफ हिज रिक्वायरमेंट एंड डिपॉजिट हिज सरप्लस फंड इन हिज अकाउंट। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज्ड ऑन द फुल अमाउंट
of the advance but on the amount actually availed by him. पूरे लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए. Generally, cash credit limits are sanctioned against the security of tradable goods by way of pledge or hypothecation. पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए. Though these accounts are repayable on demand, banks usually do not recall such advances unless they are compelled to do so by the adverse factor. तो आप अंडरलाइन कीजिए इसमें, बैंक यूजुअली डू नॉट रिकॉल सच एडवांसेस. तो ये था आपका कैश क्रेडिट. अब मुझे लगता है कि अगर कैश क्रेडिट के ऊपर आपको लिखने के लिए आ गया तो आराम से लिख लेंगे. करंट एसेट के अगेंस्ट में वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है. इसमें जितना यूज करोगे उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, बाकी के पैसा पे नहीं लगेगा. और सबसे बड़ी बात है, जैसे जैसे बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैश क्रेडिट का वॉल्यूम नेचुरली अपने आप में बढ़ता जाएगा. कहने के लिए ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन बैंक कभी भी इसको कॉल अपॉन नहीं करता है. अब मुझे लगता है कि अगर कैश क्रेडिट आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आपको लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी. अगर कैश क्रेडिट समझ में आ गया तो आप दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में ज़रूर बोलें. अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट 5, एडवांस अगेंस्ट गुड्स. देखिएगा, एडवांस अगेंस्ट गुड्स ऑक्यूपाई करता है एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द टोटल बैंक क्रेडिट. जो बैंक टोटल क्रेडिट करता है अगेंस्ट गुड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. गुड्स आर सिक्योरिटी, हैव अ सर्टेन डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस. दे प्रोवाइड reliable source of the repayment. Advance against them are safe and liquid. Also, there is a quick turnover in the goods as they are in a constant demand. So, a banker accepts them as a security. Generally, goods are charged to the bank either by way of the pledge or by the way of hypothecation. The term goods includes all form of the movable which are offered to the bank as a security. They may be agricultural commodities or industrial raw material or the partly finished goods or WIP. तो जब भी कोई कंपनी गुड्स के अगेंस्ट में लोन लेती है उसको हम एडवांस अगेंस्ट गुड्स कहते हैं. वो प्लेज भी हो सकता है, हाइपोथिकेशन भी हो सकता है. अब आप कहेंगे कि सर ये कैश क्रेडिट की तरह दिख रहा है. नहीं, अंतर है. कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल के लिए होता है. ये गुड्स को गिरवी दे के रखा जाता है. ये गुड्स कुछ भी हो सकता है. जैसे बैंक के पास आप अपना गोल्ड रख के आप लोन ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में भी बैंक आपको एडवांस दे देगा, आपको लोन दे देगा. वो वर्किंग कैपिटल नहीं है. कैश क्रेडिट प्योरली वर्किंग कैपिटल के लिए है. ये एडवांस अगेंस्ट गुड्स है. आप अपना गुड्स रखो, मूवेबल गुड्स रखो, बैंक आपको पैसा दे देगा. बैंक प्लेज करता है, बैंक हाइपोथिकेट करता है. ये कुछ भी हो सकता है. आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बैंक को प्लेज करो, आप ले लो. ये इंडिविजुअल आइटम होता है. तो एडवांस अगेंस्ट गुड्स कैश क्रेडिट नहीं है, बट एक स्टॉक हो सकता है, WIP हो सकता है, जिसको प्लेज करके गिरवी रख के आप पैसा ले सकते हो. तो दैट इज एडवांस अगेंस्ट गुड्स. अब बैंक एडवांस का ये आखिरी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटेड. बिल्स परचेज और डिस्काउंटेड, these advances are allowed against the security of the bills which may be clean or documentary. Bills are sometimes purchased from the approved customer in whose favor limits are sanctioned. Approved customer क्या है कि अगर आप approved customer से खरीद रहे हैं, अप्रूव्ड कस्टमर से आप खरीद रहे हैं, आप बिल डिस्काउंट कर सकते. देखिए, दो चीज़ें हो सकता है. आप सेल बिल डिस्काउंट कर रहे हैं, परचेज बिल डिस्काउंट कर रहे हैं. अगर आप अप्रूव्ड कस्टमर से खरीद रहे हैं और बैंक ने ये अप्रूव कर रखा है कि यहाँ से खरीदोगे तो बिल उसको पेमेंट करने के लिए हम आपको पैसा दे देंगे. वी कैन पे. दिस इज कॉल्ड व्हाट द
बिल परचेस्ड और डिस्काउंटेड। बट ध्यान रखिएगा, बैंक कई बार ये दिखा देता है, ये लिमिट में दे देता है, ये लिस्ट में दे देता है कि ये अप्रूव्ड कस्टमर है, यहाँ से खरीदिए और परचेज बिल को हम क्या करेंगे, फाइनेंस कर देंगे। These advances are allowed against the security of the bill, which may be a clean or documentary. Bills are sometimes purchased from the approved customer in whose favor limits are already sanctioned. Before granting a limit, the banker satisfies himself as to the creditworthiness of the drawer. जो ड्रॉर है, जो बिल ड्रॉ कर रहा है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पे देखते हैं कि वो आगे हमें देगा या नहीं होगा। Although the term bill purchase gives the impression that the bank becomes the owner or the purchaser of such bill, but in actual practice the bank holds the bill only as a security for the advance. यानी कि परचेज बिल के अगेंस्ट वो सिक्योरिटी रखता है, लेकिन ऑनर उसका नहीं होता। ऑनर जिसने गुड्स खरीदा है वही होगा। The bank, in addition to the right against the parties liable on the bills, can also exercise a pledge right over its goods and services by the document. वो प्लेज राइट ले सकता है, चीज़ें ले सकता है, चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकता है। तो आपने यहाँ देखा परचेज एंड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि बैंक और लिस्ट अप्रूव्ड कस्टमर से खरीदिए, वो बिल को आपको पेमेंट कर देगा, आप पार्टी को पेमेंट कर दीजिए और आगे आप निकल जाइए। दैट्स कॉल्ड बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटेड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द बैंक एडवांसेस, व्हाट आर द बैंक एडवांसेस डन बाय द कमर्शियल बैंक टू द इंडस्ट्रीज, तो आप आराम से उसको आप समझ के आगे निकल सकते हैं। ये बैंक एडवांसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।